हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान अलर्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आरईसीआईटी का क्रैश कोर्स हम आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें हम आरईसीआईटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि इन टॉपिक्स में से किस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी आप जरूर से दबा लें, क्योंकि हमारे द्वारा वीडियो अगर अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, जो भी आरईसीआईटी एग्ज़ाम आपके साथ देने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आरईसीआईटी क्रैश कोर्स इन हिंदी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्रैश कोर्स टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं कि हम इस टॉपिक के इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले कंप्यूटर क्लासिफिकेशन, फिर इंटरनेट वर्सेस इंटरनेट, ईपीडीएस, एनिमेशन टैब, पावर पॉइंट, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज, आईआरसीटीसी, एक्सेल बेसिक, आउटलुक, राजस्थान संपर्क और इनपुट डिवाइस नेम। इन सभी टॉपिक्स को हमारी इस वीडियो में आज कवर किया जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। तो कंप्यूटर क्लासिफिकेशन में जो कंप्यूटर की जो तीन कैटेगरी होती है, एनालॉग होता है, डिजिटल होता है और एक हाइब्रिड होता है। इन तीन कैटेगरी के आपको कंप्यूटर देखने को मिलेंगे, जिनका नाम एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड होता है। इसके बाद में देखेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो चार कैटेगरी जिसके अंदर होती है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और एक सुपर कंप्यूटर। यहाँ पर आपको ये याद करना है कि डिजिटल कंप्यूटर में चार कैटेगरी होती है, जो कि माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर होता है। इसके बाद में हम इन्हीं के बारे में सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है सुपर कंप्यूटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुपर कंप्यूटर का काम यहाँ पर एक अच्छी स्टोरेज में परफॉर्मेंस और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे फास्ट होता है, और इसका जो उपयोग होता है वो मौसम की जानकारी, भूकंप व संचार यानी कम्युनिकेशन के रूप में होता है। अब यहाँ पर पहला जो सुपर कंप्यूटर बना था वो 1964 में बनाया गया था, जिसका नाम CDC 6600 यानी 6600 है। इसके बाद में कुछ सुप्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर का नाम आपको यहाँ पर दे रखा है, तो आप इनको ध्यान रख लें। बट यहाँ पर इंडिया में जो बना था सुपर कंप्यूटर है, जिसका नाम है परम कंप्यूटर, वो आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में मेन फ्रेम जो होता है वो काफ़ी महंगे भी होते हैं, और इनका इस्तेमाल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या बड़ी फर्म में काम में आता है। इसके बाद में आता है मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर ये छोटे व्यापार में काम में लिए जाते हैं, जो या फिर मध्यम वर्गीय कंपनी में भी काम में इसके बाद में आता है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पीडीए, टैबलेट और स्मार्टफोन इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। यानी अभी हम जो यूज़ में लेते हैं वो सभी माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंटरनेट वर्सेस इंट्रानेट है, जो कि इंटरनेट जो होता है वो हमारा ग्लोबल वर्ल्ड वाइड वेब होता है, और इंट्रानेट जो होता है वो एक कंपनी का निजी नेटवर्क होता है, जिसे सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉय यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि दोनों TCP/IP प्रोटोकॉलों का उपयोग में लेते हैं, तथा साथ ईमेल और अन्य वर्ल्ड वाइड वेब मानक का भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कि इंटरनेट बिना इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी चल सकता है। यानी इंटरनेट अगर आप कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं, आपके पास में अगर इंटरनेट नहीं है तो भी आपका काम वहाँ पर हो जाता है। और हमें मालूम है कि इंटरनेट जो होता है खुद पे ही डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पर हमने आपको एक डायग्राम दे रखा है जहाँ पर कस्टमर नेटवर्क है और बीच में इंटरनेट दे रखा है यहाँ पर, और एक फायरवॉल आपको दे रखा है जो कि एक इंट्रानेट का कैटेगरी के अंदर आता है। यानी कंपनी का खुद का नेटवर्क होता है, जो कि जो भी इसके अंदर यूज़ करते हैं सभी हमारे यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन के अंदर आते हैं। के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो आता है EPDS, जिसका पूरा नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये काम क्या आता है? भारत में EPDS खाद्य की कमी से निपटने के लिए विकसित किया गया है, जिसके द्वारा समाज के गरीब लोगों को सस्ती कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, जैसे कि राशन की दुकान। इसके बाद में दे रखा है, इसमें लगभग 4 लाख से अधिक उचित मूल्य दुकानें, यहाँ पर फेयर प्राइस शॉप आपको याद रखना है, FPS, इसका पूरा नाम होता है फेयर प्राइस शॉप, के माध्यम से करीब 16 करोड़ परिवारों को इसका लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। नेक्स्ट है कि FPS को ही हम राशन की दुकान कहते हैं। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि FPS क्या होता है, तो FPS हमारा एक राशन की दुकान को कहा जाता है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राज्य सरकार गरीबी रेखा से ऊपर, जिन्हें हम कहते हैं APL, जिसका पूरा नाम है अबव पॉवर्टी लाइन, और गरीबी रेखा से नीचे वालों को BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, और अंत्योदय परिवार के लिए एक यूनिक राशन कार्ड को जारी करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, जो कि MS पावर पॉइंट के अंदर एनिमेशन टैब के बारे में है। इसके अंदर हम सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले दे रखा है कि एनिमेशन टैब में 4 कंट्रोल ग्रुप्स होते हैं। अब ये देखिए, ये वाली जो टैब होती है वो हमारी एक एनिमेशन टैब है,
अब यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा है कि इस ग्रुप का नाम प्रीव्यू दे रखा है, फिर एनिमेशन है, फिर एडवांस एनिमेशन है, फिर टाइमिंग है। तो यहाँ पर 4 कंट्रोल ग्रुप हमारे ये वाले हो गए, प्रीव्यू, एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन और एक टाइमिंग। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसमें जो पैनल होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, वो 4 तरह के होते हैं जिनका नाम आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर कि पावर पॉइंट 2010 में 4 अलग प्रकार के एनिमेशन इफेक्ट भी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एंट्रेंस इफेक्ट होता है, फिर होता है एग्जिट, फिर होता है एम्फेसाइसिस और फिर होता है हमारा मोशन इफेक्ट। तो इन सभी इफेक्ट्स के आपको नाम मालूम होना चाहिए। अब इनको मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ कि आप इसको कैसे समझेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो सर्किल घूम रहा है ये एंट्रेंस इफेक्ट की कैटेगरी में आएगा क्योंकि ये इसकी एंट्री हुई है। फिर आता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब ये गायब हो चुका है, तो ये जो इफेक्ट है वो एग्जिट इफेक्ट कहलाता है। अभी मैं इसको वापस से लेकर आता हूँ एंट्रेंस इफेक्ट को। अब इसमें मैं एम्फेसाइज इफेक्ट लागू करूँगा तो देखिए यहाँ पर जो सर्किल है वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वहाँ पर रहेगा तो अगर वो वहीं पर ही मूव करता है तो वो एम्फेसिस इफेक्ट की कैटेगरी में आता है। उसके बाद में आता है मोशन इफेक्ट। देखिए जैसे सर्किल अभी मोशन हुआ था, उसी कैटेगरी को हम बोलते हैं मोशन इफेक्ट। तो यहाँ पर हम एनिमेशन इफेक्ट लगा सकते हैं जो आपको बहुत ईजी है याद करना। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है, एंट्रेंस होता है, एक एग्जिट होता है और एक एग्जिट होता है और एक मोशन इफेक्ट होता है। इस पर RCT के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि एनिमेशन इफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा एनिमेशन इफेक्ट नहीं है। इन चारों के नाम आपको याद कर लेने हैं अच्छे से। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है क्लाउड बेस्ड स्टोरेज, जिसे हम इसमें डेटा को मैनेजमेंट व मेंटेन रखाव किया जाता है। इसमें डेटा का बैकअप भी लिया जा सकता है और इसे यूज़र प्राय इंटरनेट के जरिए उपलब्ध भी कराया जाता है। यानी क्लाउड बेस्ड स्टोरेज अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है, इनमें से किसके लिए यूज़र मतलब किसको इंटरनेट की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर आपको इंटरनेट मतलब क्लाउड बेस्ड स्टोरेज को हमारे इंटरनेट की आवश्यकता होती है। फिर आता है इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज को खरीदा व या फिर लीज पे भी दे सकते हैं। आपने देखा होगा ऑनलाइन अगर हम स्टोरेज खरीद भी सकते हैं और या फिर उसको रेंटेड भी ले सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर दे रखा है कि राज ई वॉल्ट जो होता है, राज ई वॉल्ट को डिजिटल दस्तावेज मैनेजर यानी डॉक्यूमेंट मैनेजर कहा जाता है, जो कि एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज होता है। इस पोर्टल में आधिकारिक दस्तावेज और प्रमाण पत्रों के डिजिटल सत्यापन करने की सुविधा होती है। यानी राज ई वॉल्ट राजस्थान सरकार का एक ऐसा वॉल्ट है जिसमें आप अधिकारी मतलब अपने खुद के पर्सनल डॉक्यूमेंट अपलोड करके रख सकते हैं और उनका डिजिटल वेरीफाई भी आप करवा सकते हैं, जो कि राज ई वॉल्ट में करवा सकते हैं, जिसे हम क्लाउड बेस्ड स्टोरेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है गूगल ड्राइव और वन ड्राइव, ये भी हमारा क्लाउड बेस्ड स्टोरेज का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पर गूगल ड्राइव जो होता है ये भी एक क्लाउड स्टोरेज की तरह होता है, जहाँ पर आपको ऑफिस टूल का पूरा एक सेट इसमें होता है, जिसमें आप वर्ड प्रोसेसर, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी कुछ आप प्राप्त करके यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से वन ड्राइव भी होता है। ये यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जो वन ड्राइव जो होता है वो एक माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड स्टोरेज सॉल्यूशन है, जो कि विंडोज़ 8 और 10 के अंदर उपयोग में आता है। और इनके ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वन ड्राइव इनबिल्ट रहता है, किसके, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 के अंदर। अभी हमने तीनों जो एग्जाम्पल पढ़े थे, राज ई वॉल्ट, गूगल ड्राइव और वन ड्राइव, ये सभी हमारे क्लाउड बेस्ड स्टोरेज होते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है राज ई वॉल्ट राजस्थान सरकार का क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है। ऐसे ही जो गूगल ड्राइव है वो गूगल का है, वन ड्राइव जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है IRCTC। यहाँ पर IRCTC का पूरा नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है, जो कि रेल टिकट बुक करने के लिए काम में आता है। यहाँ पर आपको IRCTC की वेबसाइट भी थोड़ा बहुत देख लें, https://www.irctc.co.in। इसके बारे में हम सभी जानते हैं, तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो इसकी फुल फॉर्म के बारे में पूछ सकते हैं। और IRCTC क्या होता है, रेल टिकट बुक करने का काम आता है। और IRCTC की वेबसाइट क्या होती है वो भी हमारे को यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बारे में जो पूछा जा सकता है वो PNR नंबर यानी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है, जो कि 10 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है। PNR के बारे में हम सभी जानते हैं, क्योंकि जब भी हमने ट्रेन में गए हैं तो एक टिकट बुक कराया है जहाँ पर हमें PNR नंबर अलोकेट होता है, जो कि पैसेंजर की सभी जानकारी हमें देता है। इसके बाद में नेक्स्ट है https://indianrail.government.in पर जाकर आप PNR स्टेटस के बारे में भी जान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक्सेल के थोड़ा बेसिक के बारे में हम बात करेंगे कि एक्सेल के बेसिक क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है
कि वर्कशीट और चार्ट से मिलकर हमारे एक एक्सेल का डॉक्यूमेंट का निर्माण होता है, जिसे हम वर्कबुक कहते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत जने कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि वर्कबुक किसे कहते हैं। तो वर्कशीट और चार्ट से मिलकर बनने वाला डॉक्यूमेंट हमारा वर्कबुक कहलाता है। फिर नेक्स्ट आता है कि एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है। तो यहाँ पर 3 वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल के अंदर हमें जब भी हम ओपन करते हैं तो नीचे की तरफ हमें 3 शीटें खुली हुई दिखाई देती हैं। फिर आता है नेक्स्ट, एक्सेल में अतिरिक्त वर्कशीट को जोड़ने के लिए क्या शॉर्टकट होता है। तो शिफ्ट प्लस F1 हम प्रेस करेंगे तो हम शीट 3 से 4 भी कर सकते हैं और उससे ज़्यादा भी। नेक्स्ट है कि एक वर्कशीट में कितने रोज़ होते हैं। तो आपको यहाँ पर जो भी रोज़ दे रखे हैं और कॉलम दे रखे हैं वो आपको याद कर लेने हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर 10,48,575 जो कि रो दे रखे हैं, ऐसे 16,384 कॉलम हमें दे रखे हैं जो कि एक्सेल 2010 के यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। इसके बाद में आता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, जिसे हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, जो कि हमारे रो और कॉलम को प्रेसिजन करने पर मिलाई देती है, दिखाई देती है, जिसे हम सेल बोलते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जो कि नेक्स्ट टॉपिक के तौर पे है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, जो कि हमारा एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर होता है, जिसमें ईमेल एप्लीकेशन के रूप में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और आप इसमें कैलेंडर, टास्क मैनेजर, कॉन्टैक्ट, नोट टेकिंग, जनरल ब्राउजिंग, सभी काम आप इसके अंदर कर सकते हैं आउटलुक के अंदर। यह भी इसमें जो भी पूछा जाता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर कौन होता है, या फिर कैलेंडर, टास्क मैनेजमेंट, कॉन्टैक्ट मैनेजर, नोट टेकिंग किस में किया जाता है, तो ये सभी हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में कर सकते हैं। ईमेल के लिए यहाँ पर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट याद रख लेना है कि जो ईमेल, यानी आप अगर आप आउटलुक यूज़ कर रहे हैं और आपको ईमेल करना है तो उसका शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल है। ऐसे नेक्स्ट आता है कि सीसी का पूरा नाम, जो कि कार्बन कॉपी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम प्राप्तकर्ता को नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ता को दिखाई देता है। का मतलब ये है कि अगर आपको किसी ने ईमेल भेजा है तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जो हमें ईमेल भेजा गया है उसने कितनों को ईमेल भेजा है, उसके मेल भी हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है बीसीसी, जो कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंदर आता है। में आप चेक कर सकते हैं कि जिसने भी आपको ईमेल किया है वो उसने कितनों को मेल भेजा है, इसको हम देख नहीं सकते हैं। उसमें तो हम देख सकते हैं कार्बन कॉपी में, बट बीसीसी में हम देख नहीं सकते हैं, इसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान संपर्क, जिसका आइकन कुछ इस तरीके से होता है। अब राजस्थान संपर्क हमारा ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के तौर पर है, यानी डिजिटल गवर्नेंस का एक प्रोजेक्ट है जो कि शिकायत या फिर निवारण के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह है। इसमें आप इसे राजस्थान में जून 2014 में चालू किया गया था। अब इसके अंदर शिकायत निवारण और निगरानी की स्टेप्स कुछ आपको यहाँ पर याद करने हैं, जो कि पंजीकरण होता है। अगर आपको पंजीकरण कराना है, रजिस्ट्रेशन करना है इसके ऊपर, तो सबसे पहले आपको राजस्थान संपर्क मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसका वेब पोर्टल, या फिर ई मित्रा के पास जाकर, या फिर आईटी सेंटर, या फिर टोल फ्री नंबर से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर उसमें मोटरेशन होता है, फिर उसको जो भी आपकी शिकायत होती है उसको अलोकेशन होता है, फिर उसके बाद में उसका निराकरण कर कर फिर आपको वेरिफिकेशन जा सकता है। ये कुछ स्टेप्स होते हैं राजस्थान संपर्क ऐप के ऊपर। अगर आप कोई से भी डिपार्टमेंट की शिकायत दर्ज करते हैं तो होते हैं, इनको फॉलो कर कर हमारी जो समस्या होती है उसका समाधान, जिसका हेल्पलाइन नंबर आपको 181 दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है इनपुट डिवाइस, जो कि हमारा आज का वीडियो का लास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में हम जानते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस, जो कि हमारा माउस, टच पैड, ट्रैक पॉइंट, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक होता है। ऐसे हमारे ग्राफिक टैबलेट, स्कैनर, मिडी डिवाइस, MICR, जिसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो कि हमारा चेक रीड करने में काम आता है। ऐसे ही हमारा OMR होता है, जो कि ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, जो कि आप RxCT का अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको वहाँ पर सर्किल पेंसिल से फिल करने को पड़ते हैं। ऐसे ही ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। ऐसे ही हमारा BCR यानी बार कोड रीडर होता है। ये सभी हमारे इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हमने अभी तक देखे हैं। इसमें आता है स्पीच रिकग्नाइजेशन डिवाइस, और लास्ट सबसे आता है वो होता है हमारा वेब कैमरा, जो कि ये सभी इनपुट डिवाइस की कैटेगरी। इन सभी के नाम आपको याद रखना है, इनसे संबंधित भी आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से ज़रूर लेकर आएँ। धन्यवाद।